व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग को मेनली आज एडीएस पूरा रिवाइज करना था। मैंने बोला था 2 चैप्टर्स हो जाए तो 2 कर लेना, 3 हो जाए तो 3 कर लेना। मैं आप लोग को करा रहा हूं शुरू के 2 चैप्टर्स यानी कि 7 और 8 के पीवाईक्यूज। तो हमारे पास बस बचेंगे 9 के पीवाईक्यूज और हमारा पूरा मैक्रो खत्म हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है ताकि आखिरी 2 दिन में यानी कि कल और परसों आप लोग बहुत आराम से बैठ के क्या कर पाओ, सैंपल पेपर्स कर पाओ और पूरा पूरा रिवीजन ले पाओ। तो जल्दी जल्दी से इसको पूरा कर लो, सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो। पूरी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसके बाद फिर हम लोग सैंपल पेपर्स करते हैं और पूरा पूरा रिवीजन करते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज एडीएस, इसके चैप्टर नंबर 7 और 8 के पीवाईक्यूज और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला सवाल, जो पहला ही चैप्टर की शुरुआत ही यहां से होती है, इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिख दोगे कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स आर प्लानिंग टू बाय। सभी सेक्टर्स जितने गुड्स और सर्विसेज प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एग्रीगेट डिमांड। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके, 4 कंपोनेंट्स हैं, पता है ना, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है, एक प्राइवेट हाउस होल्ड के लिए हो जाता है, एक फर्म्स के लिए हो जाता है, गवर्नमेंट के लिए हो जाता है, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हो जाता है। तो चारों ही कंपोनेंट्स आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है, अगला सवाल क्या है सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन APC एंड MPC एंड विच ऑफ दीज कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सावधान इंडिया लिख लो बच्चों इसको। 4 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए इस तरीके के सवाल आने के हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस। ठीक है जी, क्या लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस बताना है। एपीसी क्या है हमारे पास, C/Y, इनकम में से कितना कंजम्पशन करते हो, और एमपीसी क्या होता है, डेल्टा C/Δy। अगर इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन में कितना चेंज आता है। तो पहले डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, वैल्यू मोर देन 1 किसकी हो सकती है, एपीसी कैन बी मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम। जब तक कंजम्पशन ज्यादा होता रहेगा नेशनल इनकम से तो एपीसी ज्यादा आता रहेगा। ठीक है, और एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1, एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये 0 और 1 के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूछा था विच ऑफ दीज वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1, तो उसका आंसर भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया, डन सर। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एपीएस कैन बी नेगेटिव, डिफेंड और रिफ्यूट। बच्चों डिफेंड और रिफ्यूट इस तरीके के सवाल अब ट्रेंडिंग है, काफी आ रहे हैं, तो अच्छे तरीके से करना है। डिफेंड का मतलब होता है आई एग्री, रिफ्यूट का मतलब होता है आई डू नॉट एग्री, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। ठीक है, तो सवाल क्या है, क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इनिशियली तो एपीएस नेगेटिव ही होता है। एपीएस नेगेटिव कब होता है, जब नेगेटिव सेविंग्स होती है। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे तो नेगेटिव सेविंग ही होती है ना, सही। तो हम लोग क्या बोलेंगे, at income level that are lower than the break even point, APS can be negative as there will be dis savings. Okay, distinguish between APS and MPS। अब जैसे पीछे APC MPC आया था वैसे ही APS MPS भी आ सकता है। इनमें से किसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और कब हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यार APS MPS में से MPS तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, जैसे MPC 0 और 1 के बीच में रहता है, MPS भी 0 और 1 के बीच में रहता है। APS जरूर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो वो यहां पे आ गया, APS कैन बी लेस देन 0 व्हेन देयर आर डिस सेविंग्स। ठीक है जी, डेफिनेशन लिख देनी है, APS इज S/Y, MPS इज डेल्टा S/Δy। चलो जी सर, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बच्चों वो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के साथ करी जाती है, इनकम के साथ चेंज होती है, कर्व जिसका ऊपर की तरफ जाता है, उसको हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ऑटोनॉमस कौन सी होती है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं करी जाती, जो फिक्स्ड रहती है। आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस ही तो लिया है, फिक्स्ड। पैरेलल लाइन जाती है ना हॉरिजॉन्टल
स्ट्रेट बिल्कुल एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, सही है। तो हम लोग वही बोलते हैं कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन सी है, द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव, उसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इंड्यूस कौन सी है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से होती है और इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस होती है। ये इनकम इलास्टिक होती है और ये इनकम इनइलास्टिक होती है, ठीक हो गया। ये प्रॉफिट मोटिव से ड्रिवन होती है, वो सोशल वेलफेयर से होती है, ये प्राइवेट सेक्टर करता है, ठीक है, और वो कौन करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर करेगा। सही हो गया जी, डन सर। अगला सवाल, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों पता होना चाहिए वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री कौन सा होता है। वॉलेंट्री होता है अपनी इच्छा से, मैं काम ही नहीं करना चाहता, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, वेज रेट इतना अच्छा नहीं मिल रहा, तो मैं इतने वेज रेट पे तो काम नहीं करूंगा, तो मैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाऊंगा। अब मुझे पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है, या मैं काम ही नहीं कर रहा हूं, सारी चीजें हैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूं, तो ये सारा वॉलेंट्री में चला जाता है ना। इनवॉलेंट्री क्या होता है, मैं काम करना चाहता हूं, मैं हर तरीके से काम करना चाहता हूं, कम पैसे में भी काम करना चाहता हूं, लेकिन काम ही नहीं है, तो ये है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री कौन सा है, अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क, काम मिल ही नहीं रहा है। और यहां पे क्या बोलूंगा, ही इज नॉट विलिंग टू वर्क, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताओ इन डिराइविंग सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। देखो बच्चों, सेविंग कर्व बनाना है कंजम्पशन कर्व से, स्टेप्स आप यहां से देख सकते हो, मैं आपको एक बार बना के दिखा दूं, वैसे मैंने पहले भी सिखाया हुआ है लेकिन फिर भी सिखा देता हूं। सेविंग बनाना है कंजम्पशन से, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कंजम्पशन तो दिया हुआ है, ये नेशनल इनकम तुमने कल कर लिया था ना, आओ भाई कंजम्पशन तो दिया हुआ है सर, कंजम्पशन दिया है, तो कंजम्पशन इस तरीके से सपोज करो आपको कंजम्पशन गिवन है, अब आपको सेविंग्स बनाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आप इसके अंदर एक 45 डिग्री तो इनकम का बनाओगे, इनकम का बना दिया, ओके। ये इनकम बराबर कंजम्पशन, ये क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब आप नीचे एक कर्व बनाओ इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखो कि ये क्या है, ये मेरा सी बार है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना भी कंजम्पशन होता है उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, उतना ही नेगेटिव सेविंग भी होता है, राइट। तो जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतना ही यहाँ पे स्केल से ही मार्किंग करना, जितना इधर लोगे उतना इधर लेना, ये हो गया नेगेटिव सेविंग्स आपकी, ठीक है। अब आप ब्रेक इवन पॉइंट से एक नीचे परपेंडिकुलर इस तरीके से डॉटेड लाइन से ड्रॉ करो, एक पॉइंट बनाओ यहाँ पे और फिर इन दोनों लाइंस को मिला दो, ये आपका सेविंग कर्व बन गया। इस पॉइंट पे क्या था, इनकम बराबर कंजम्पशन, इस पॉइंट पे क्या है, सेविंग बराबर जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इसको ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग बोल देते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों आप कंजम्पशन से सेविंग बना सकते हो या सेविंग से कंजम्पशन भी बना सकते हो, जस्ट इसका रिवर्स स्टेप्स आपको लिखने होते हैं, ओके। चलो सीख गए, पहले भी सिखाया है, रिवाइज करा दिया मैंने आपको एक बार फिर से, पूरे पॉइंट्स ऐसे आपको लिख देने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला सवाल क्या है सर, देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी जीरो, डिफेंड और रिफ्यूट। क्या एपीएस की वैल्यू जीरो हो सकती है, एपीएस होता है एस डिवाइडेड बाय वाई, बिल्कुल हो सकती है। अगर सेविंग जीरो हो जाए, सेविंग जीरो कब होता है सर, ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे यस, ब्रेक इवन पॉइंट पे ये हो सकता है, एपीएस कैन बी जीरो at break even point. What is the difference between MPC and MPS? What is the relation between the two? MPC और MPS में क्या फर्क है, तो देखो यार बहुत फर्क है। MPC है इनकम चेंज होने से कितना कंजम्पशन चेंज होगा, एडिशनल में बात कर रहा हूं, राइट। और MPS क्या है, इनकम चेंज होने से कितना सेविंग्स में चेंज होगा, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले तो आप डिफरेंस लिख दोगे, फिर अगर रिलेशन दिखाना है तो हम बोलेंगे MPC और MPS विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, वो डिफाइन कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, एमपीसी का डेफिनेशन लिख दिया, एमपीएस का डेफिनेशन लिख दिया, फिर रिलेशन के लिए हमने बोला कि एमपीसी और एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। ये डिराइव करके दिखानी है बच्चों, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया है तो आपको सिखाया है, ओके। चलो भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द टू एपीसी और एपीएस कैन बी नेगेटिव एंड वाई। एपीसी और एपीएस कौन सा नेगेटिव हो सकता है, तो एपीएस के नेगेटिव होने के लिए सेविंग्स का नेगेटिव होना जरूरी है, वो हो सकता है। एपीसी के नेगेटिव होने के लिए कंजम्पशन का नेगेटिव होना जरूरी है, कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता। जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है भाई, कुछ तो खाएंगे ना हम हमेशा,
तो कंजम्पशन तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम बोलेंगे सिर्फ एपीएस है जो नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, एपीएस कैन बी नेगेटिव, it is negative in the situation when savings are negative or when consumption is greater than income। सही है। APC can never be negative because it is the ratio of consumption and income and consumption can never be negative। ठीक है। अगला सवाल क्या है, डिफरेंस बिटवीन AD एंड AS। ये बेसिक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को डिफरेंशिएट करना है, ये तो आप कर ही सकते हो, मैंने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। आप इसमें कर्व भी बना के आ सकते हो बहुत आसानी से, चौथा पॉइंट लिख के। अगला सवाल पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद वैलिड रीजंस। क्या कंजम्पशन और सेविंग कर्व एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? अगर हाँ, क्या आप एग्री करते हो? इफ यस, तो आप उसको जस्टिफाई करो विद वैलिड रीजंस। तो देखो क्या है, Yes, I agree with the statement that consumption and savings curve complement each other। बिल्कुल सही है, कंजम्पशन सेविंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि इनकम से ही रिलेटेड है दोनों, है ना। कंजम्पशन बढ़ेगा, सेविंग कम हो जाएगा, सेविंग बढ़ेगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा, चलेंगे तो एक दूसरे के साथ ही ना, इनकम से दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है। द रीजन इज दैट कंजम्पशन एंड सेविंग्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एंड दे आर डिटरमाइंड बाय द सेम सेट ऑफ फैक्टर्स। सही है, परफेक्ट है। उसके बाद इसी तरीके से इनको डिफाइन करना है और आप आंसर्स फ्रेम कर दोगे। एक बार रीडिंग लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर कैसे फ्रेम करना है। चलें जी, आगे चलें। नेक्स्ट क्या है सर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आ जाओ सर, टेबल पूरी करनी है हमें। क्या टेबल पूरी करनी है? देखो, इनकम दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, एमपीएस निकालना है और एपीसी निकालना है। इनकम दिया हुआ है और कंजम्पशन दिया हुआ है, तो एपीसी अगर मुझे निकालना है तो एपीसी इज, फॉर्मूला क्या है एपीसी का, C अपॉन वाई, और एमपीएस है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस के लिए मुझे एस भी तो चाहिए, तो इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग्स निकाल लेते हैं। 0 माइनस 15 माइनस 15, 50 माइनस 50 इज 0, 100 माइनस 85 इज 15, 150 माइनस 120 इज 30। चलो भाई, ठीक है जी। अब शुरू करते हैं। चेंज चाहिए एमपीएस में, तो पहले पे तो डैश आ जाएगा। एपीसी C अपॉन वाई, सी क्या है हमारे पास, इनकम 0 है तो यहाँ पे भी अनडिफाइंड आ जाएगा। अब यहाँ से शुरू होगा, सबसे पहले C अपॉन वाई कर लेते हैं। 50 अपॉन 50, तो 50 अपॉन 50 तो ये 1 हो जाएगा। देखो 50 अपॉन 50, ये वैल्यू आ गई 1। उसके बाद फिर से 85 अपॉन 100, 85 अपॉन 100 आ गया तो 0.85, 85 अपॉन 100। यहाँ पे बच्चों 120 अपॉन 150, तो 120 अपॉन 150 ये आ जाएगा 0.80। ठीक है, तो ये तो आपके पास APC आ गया। ओके, अब आपको क्या निकालना है, MPS। MPS होता है चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग कितना है जी, चेंज इन सेविंग, चेंज कितना हुआ है, चेंज हुआ है 15 का, और इनकम का कितना चेंज हुआ है, इनकम में चेंज हुआ है हमारे पास 0 से 50 का। तो जो चेंज हुआ है हमारे पास, जल्दी जल्दी से निकाल देते हैं हम। चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम 0.30। यहाँ पे फिर 15 का चेंज, यहाँ पे 50 का चेंज, ये भी 0.30, यहाँ पे फिर 15 का चेंज, यहाँ पे फिर 50 का चेंज, यहाँ पे भी 0.30। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.30, 0.30, 0.30 आ जाएगा। ये हमारे पास 1, 0.85, 0.80 आ जाएगा। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। ओके, डन सर। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है सर, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हमारे पास, इफ नेशनल इनकम इज 50 CR, ओके, नेशनल इनकम इज 50 करोड़, सेविंग इज 5 करोड़। अगर देखो इनकम में से सेविंग कितनी है तो कंजम्पशन कितना हो गया, 45 CR का हो गया। फाइंड आउट APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APC C अपॉन वाई, 45 अपॉन 50, 0.95 आएगा क्या, 45 अपॉन 50, 0.9। ठीक हो गया जी, 0.90 APC आ गया। व्हेन इनकम राइजेस टू 60 CR, इनकम 50 से बढ़ के 60 हो गया। ठीक है, सेविंग 9 करोड़ हो गया, सेविंग 5 से बढ़ के 9 हो गया, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 60 से 9 तो कंजम्पशन हो गया 51,
C से C1 ये भी हमारे पास हो गया 51। ठीक है जी। इसके बाद अब हमारे पास अगला क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाट विल बी द APC एंड MPS। ठीक है, अब आप इसको डिफाइन करो। आपको अब निकालना है कि APC कितना होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए बेटा जी नया वाला कंजम्पशन लेना और नया वाला इनकम लेना। ठीक है, नया वाला कंजम्पशन कितना है 51 और नया वाला इनकम कितना है आपका 60। तो 51 डिवाइडेड बाय 60 कितना बन जाता है 0.85। ठीक है, और अगर आपको MPS निकालना है डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ 50 से 60, 10 का डेल्टा S 5 से 9, 4 का तो ये आ गया 0.40। डेल्टा में समझते हो ना बच्चों, बस चेंज दिखाना होता है। तो मैंने यहाँ पे चेंज देखा इनकम में 50 से 60, 10 का चेंज है, और सेविंग्स में 5 से 9, 4 का चेंज है। तो इसी तरीके से कंजम्पशन में भी निकाल सकता था। ओके, ले लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। चलो सर, ये भी डन है। इसके बाद अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। देखो जी क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इनकम दिया हुआ है, सेविंग्स दिया हुआ है। ओके, कैलकुलेट MPS एट 150 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। यहां पे मुझे MPS बताना है। ठीक है जी, ओके, MPS बता देते हैं यहाँ पे। तो MPS के लिए इस लेवल पे मुझे देखना है चेंज इन सेविंग कितना हुआ और चेंज इन इनकम कितना हुआ, है ना। अब इनकम में चेंज हुआ 100 से 150, तो 50 का चेंज था, और सेविंग में 0 से 30, तो 30 का चेंज था। तो 30/50 कितना बनता है 30/50 0.60। पिछले वाले से कंपेयर कर लेना है आपको, तो ये तो आ गया 0.60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन की क्या वैल्यू है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन बच्चों हमारे पास हमेशा क्या होता है, जो नेगेटिव सेविंग के बराबर होता है ना। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार मुझे देखना पड़ेगा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे देखो -20, तो यही हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। C बार इज इक्वल टू 20। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है वही ऑटोनॉमस होता है ना। ये रहा, सही है जी, परफेक्ट है। चलो भाई अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें। यू आर गिवन द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी। यार इमेजिनरी क्यों देते हो, असली इकोनॉमी का दे दिया करो। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y। ठीक है जी, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ MPS। MPS निकालना है। अब देखो C, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विद C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, तो ये हमारे पास B क्या होता है, B इज MPC। B MPC होता है ना, आपको पता है ये बात। ये कंजम्पशन होता है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये B MPC होता है, और ये Y इनकम होता है। ठीक है, तो मुझे MPC बता दो कितना है। MPC कंपेयर करूंगा तो ये आएगा 0.8, तो MPC आया 0.8। ठीक है, अब अगर MPC 0.8 है तो MPS कितना होगा 0.2 होगा। 1 माइनस MPC, 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.20। ये हमारे पास MPS होगा। लेवल ऑफ इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट, बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम निकाल के दिखाओ। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है मुझे बताओ ना। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इनकम बराबर कंजम्पशन होता है। देखो ये आपको दिया हुआ है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कुछ मिस ना हो। डन। देखो अब हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे बच्चों मैं यहां पे लिखूंगा एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। यही होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो अगर इनकम बराबर कंजम्पशन है तो यहां पे क्या मैं C की जगह Y रख सकता हूं, तो मैं रखूंगा इट मींस Y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y। ठीक है, तो y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 100, 0.2y इज इक्वल टू 100, y इज 100 अपॉन 0.2। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 10 लग जाएगा,
तो वैल्यू आ जाएगी 500। ठीक है जी, वैल्यू कितनी आ गई 500। समझ गए, इनकम निकालनी थी, लेवल ऑफ इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो ऐसे सीधा कैलकुलेट हो जाती है। आई बात समझ में? डन है जी। चलो सर आगे क्या क्वेश्चन है। अगला सवाल है बच्चों, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट्स दैट मे टेक इन द इकोनॉमी व्हेन एक्सेंट सेविंग्स आर लेस देन एक्सेंट इन्वेस्टमेंट्स। देखो बच्चों, सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम में एडीएस से ही पता होना चाहिए और एसआई अप्रोच से भी आपको पता होना चाहिए। अगर सेविंग्स जो हैं लेस देन इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ये है कि लोग सेव कम कर रहे हैं। सेव कम कर रहे हैं इसका मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा आप देखो, इफ प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इट मींस दैट हाउसहोल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर। सीधी सीधी बात है, सेव कम कर रहे हैं तो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। एंड सेविंग लेस देन व्हाट द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू, एज अ रिजल्ट द प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल। ऑफ कोर्स जब खर्चा ज्यादा करेंगे तो इन्वेंट्री गिर जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा तो इन्वेंट्री गिर जाएगा। टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक, इन्वेंट्री को वापस लाने के लिए फर्म प्रोडक्शन बढ़ाएगी सबसे पहले, इंक्रीज द प्रोडक्शन टिल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर, जब तक वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाते। सही हो गया बच्चों? डन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। आइए अगले पे चलते हैं जल्दी से। डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हाउ इज इट रिलेटेड टू एमपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार समझाया है मैंने, बड़े अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लायर डिफाइन करना है। पहले आप कॉन्सेप्ट लिखोगे, मल्टीप्लायर क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। फिर आप कीन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दोगे। कीन्स का मतलब ये था कि आप थोड़ा सा भी अगर इन्वेस्टमेंट में बढ़ाते हो तो उससे इनकम कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। फिर अगर आपको इसकी रिलेशनशिप दिखानी है तो आपको बोलना है कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप एमपीसी और मल्टीप्लायर में। जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा, जितना कम एमपीसी होगा उतना कम मल्टीप्लायर होगा। ये आपको वहां पे डिफाइन कर देना है। एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ले लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। अगला सवाल, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एसआई अप्रोच, ड्रॉ द डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर एक्सप्लेनेशन। 6 नंबर में बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडीएस अप्रोच भी आ सकती है, एसआई अप्रोच भी आ सकती है, तो इनको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। यहां पे आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम बताना है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से बता दूं कहां पे इक्विलिब्रियम होता है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जैसे एडीएस में ही बताता हूं, एसआई में ही बताता हूं। देखो एडीएस में इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, जहां पे एडी बराबर एएस होते हैं, है ना। तो आपके पास ये एएस है, एएस इज इक्वल टू इनकम 45 डिग्री, ये एडी है, ये इक्विलिब्रियम होता है। दिस इज द इक्विलिब्रियम। सेविंग इन्वेस्टमेंट में कहां पे होता है इक्विलिब्रियम, इन्वेस्टमेंट कहां है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो कि ऑटोनॉमस ही लेके चलते हैं हम। ये सेविंग का कर्व है, ओके। अच्छा इसके अंदर एक चीज का और ध्यान रखना, इसके अंदर आप पहले क्या करना, पहले आप इक्विलिब्रियम से ही प्लॉट कर लेना परपेंडिकुलर। तो आपका जो कर्व है ना वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, ओके। तो यहाँ से आप सेविंग ले लो और आप इस तरीके से सेविंग का कर्व चलाओ, सही है। तो जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी इक्विलिब्रियम ही है। यहाँ पे देखो सेविंग 0 था, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट में और इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे सेविंग बराबर 0 होता है, ठीक है। ये आपका वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओके। यहाँ पे आपने वही इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लिया है। यहाँ आपने ए डी लिया है, यहाँ आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिया है। परफेक्ट है जी, डन है। तो इस तरीके से आप एसआई अप्रोच को पूरा का पूरा डिफाइन कर दोगे। लो सर, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच एक्सप्लेन करोगे कर्व बना के प्रॉपर, और टेबल और कर्व। लो जी, डन है जी, परफेक्ट है सर, बढ़िया। डिस्कस द वर्किंग ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ AD इज ग्रेटर देन AS। आओ सर, AD ग्रेटर देन AS, वही ऊपर वाली बात है। AD ग्रेटर देन AS है, इसका मतलब क्या है कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। लोग ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है। खर्चा ज्यादा होने से क्या होगा, इन्वेंट्री गिरेगा, तो वापस लाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS
then C plus I curve lies above the 45-degree line. It means the firms and consumers together buying more than the firms are willing to produce. As a result, inventory will fall. To bring the inventory back, firms would resort to increase in employment and output until the economy is back at equilibrium. Done, sir. समझ गए? आओ जी. Explain the meaning of underemployment equilibrium. बढ़िया सवाल. Underemployment equilibrium कहाँ पे होता है सर? देखो बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हम कहाँ पे बोलते हैं? जहाँ पे AD बराबर AS होता है. ठीक है, ये आपका AS है, ये AD है, AD is C plus I, AS is C plus S. ओके, ये आपका इक्विलिब्रियम है. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब देखने को मिलता है बच्चों? जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं हो रही होती. इकोनॉमी में अगर बहुत ज्यादा डिमांड नहीं हो रही है तो उस सिनेरियो में ये होगा कि लोगों को काम कम मिलेगा. भाई अगर जैसे सपोज कोविड है, कोविड में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी, सब बंद ही हो गया था, तो लोगों की नौकरियां गई ना. जिनको काम मिला उनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिला, थोड़ा बहुत काम किया. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होता है? डिमांड कम हो रही होती है, एडी कम हो रहा होता है. तो आप क्या करोगे? एक कर्व और बनाओगे यहां से इस तरीके से, इसको आप AD1 बोलोगे. दिस इज C प्लस I माइनस डेल्टा I. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम है तो इनकम भी कम है तो डिमांड भी कम है. सही है. अब यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये हमारा नया इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे AD और AS आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है जी, परफेक्ट है. ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ आता है? ऊपर. जब AD बढ़ जाता है तो उस चीज का भी ध्यान रखना. लो सर, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD is equal to AS when the resources are not fully employed. It occurs before the full employment level. ठीक है जी, परफेक्ट है. इसको अच्छे से डिफाइन कर देंगे. डन सर. अगला सवाल, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूजिंग AD-AS अप्रोच. देखो ऊपर ऐसा ही अप्रोच आया था, यहाँ AD-AS अप्रोच आया. पूरा आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से कि AD-AS अप्रोच के अकॉर्डिंगली कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा? जहाँ पे AD बराबर AS होगा. कीनीजियन थ्योरी पूरी लिख देनी है. सही है जी. कीन्स के हिसाब से कहाँ पे होगा? जहाँ पे AD बराबर AS होगा. पहले AD को डिफाइन करो, फिर AS को डिफाइन करो, टेबल बनाओ, कर्व बनाओ, पूरा इक्विलिब्रियम डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, डन सर. आओ सर, न्यूमेरिकल करना चालू करें. एक दो न्यूमेरिकल और करें, बोर्ड्स में आए हुए. इन एन इकोनॉमी C इज इक्वल टू 300 प्लस 0.80y. लो सर, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 300 प्लस 0.8y. इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है 500. ठीक है, क्या निकालना है मुझे? एक तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, Y निकालना है. ठीक है, कंजम्पशन निकालना है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, C भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, परफेक्ट है. बड़ा ही आसान सा काम है ये तो. ठीक है, अब देखो Y क्या होता है? AD इज इक्वल टू C प्लस I. ये होता है AD इज इक्वल टू C प्लस I. ऐसा होता है या नहीं होता है बच्चों? ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूं? मैं अभी क्या निकाल रहा हूं? मैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल रहा हूं. ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पे AD इज इक्वल टू AS, और AS का ही दूसरा नाम क्या होता है? Y. इनकम बोलते हैं, है ना. तो क्या मैं AD की जगह पे Y रख सकता हूं? Y इज इक्वल टू C प्लस I. ऐसा रख सकता हूं. जब मैंने पहले कराया था कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, सर AD का मतलब था C प्लस I, तो आपने Y कैसे रख लिया? तो बच्चों देखो, इक्विलिब्रियम पे AD बराबर AS होता है और AS को ही Y बोलते हैं, तो मैंने AD की जगह Y लिख दिया. ठीक है, अब Y इज इक्वल टू C की इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है 300 प्लस 0.8y प्लस I गिवन है. I कितना है? 500. I गिवन है 500. I का वैल्यू रख दिया 500. ओके, अब देखो 300 प्लस 500 इज 800. Y इज इक्वल टू 800 प्लस 0.8y. 0.8y इधर आके माइनस होगा. Y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 800. 0.2y इज इक्वल टू 800. Y इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 0.2. पॉइंट हटाया, मल्टीप्लाई होगा 10 से 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4000. लो सर, पहले का तो आंसर बन गया 4000. हमारे पास Y की वैल्यू कितनी आ गई?
4000। तो अब अगर y की वैल्यू 4000 है, कंजम्पशन फंक्शन आपको पता है, तो c निकाल दो भाई। c इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8 इंटू 4000। तो 300 प्लस 4000 का 80%, 3200। द वैल्यू विल बी 3500। c किसके बराबर आ गया? 3500 के बराबर आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक हो गया? परफेक्ट है जी, डन सर। नेक्स्ट क्या होगा? अगला सवाल भी ऐसा ही है। चलो भाई जल्दी जल्दी से कोशिश करेंगे इसको भी खत्म करने की। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो अबाउट एन इकोनॉमी, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है सर एक तो इन्वेस्टमेंट और एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब वीडियो पॉज करो और करना चालू करो। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना आपके लिए कंफर्टेबल और इजी होता चला जाएगा। ठीक है, आओ देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y दिया हुआ है 5000। ठीक है सर। ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार दिया हुआ है 500। MPC यानी कि B दिया हुआ है 0.4। इन्वेस्टमेंट निकालना है और कंजम्पशन निकालना है। ठीक है, C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। ऐसा ही होता है, C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। हाँ जी सर, होता तो ऐसा ही है। चलो फिर कर लेते हैं फटाफट से। C इज इक्वल टू C बार इज 500, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 500 प्लस B इज MPC, MPC 0.4, Y इज 5000। तो 500 प्लस 5000 का 40% कितना आ जाएगा? 5000 का 40% हमारे पास आ जाएगा सर 2000। तो 2000 प्लस 500 इज 2500। C तो आ गया 2500। सही हो गया सर। दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी थी? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मुझे एक चीज पता है। सर क्या चीज पता है? देखो मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया इक्विलिब्रियम लेवल है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई रख सकते हो। y कितना है? y 5000 है। ठीक है, c 2500 है, तो i कितना होगा? i निकाल लो। 5000 माइनस 2500, 2500। ये भी 2500 होगा सर। तो जो आंसर बनता है वो 2500 ही बन जाता है। परफेक्ट सर, डन सर। चलिए, सॉर्टेड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों। चलो जल्दी जल्दी से ट्राई करो इसको भी आप लोग। अभी इसके हम और भी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे थोड़े से, बट आप लोग जल्दी से कोशिश करो। इफ इन एन इकोनॉमी डेल्टा आई इज 1000, ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 1000, MPS इज 0.2, MPS 0.2 है, MPS ही लिख लेता हूं इसको। तो MPC कितना होगा? 0.8 होगा। ओके, क्या निकालना है मुझे? मुझे एक तो मल्टीप्लायर निकालना है, K निकालना है। ठीक है, चेंज इन फाइनल इनकम निकालना है। अरे 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 अरे, अगर मुझे K निकालना है तो K की वैल्यू कैसे निकालूंगा? K इज 1/MPS। ठीक है, तो K इज इक्वल टू 1/0.2। ये K की वैल्यू 5 टाइम्स आ गई। K आ गया 5 टाइम्स। अब मुझे K पता है, तो K का एक फॉर्मूला ये भी होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। K अगर 5 है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास 1000 है, तो चेंज इन इनकम कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो। चेंज इन इनकम विल बी 5000। चेंज इन इनकम विल बी 5000। एग्जाम्स में पूरा लिख के आना 5000 करोड़, पहले रुपीस लगाना, ऐसा रुपीस 5000 करोड़ विल बी दी आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के सवाल देखो हमारे पास प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अभी मैं आप लोग को लास्ट डे पे ऐसे भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो थोड़े से एकदम से सडनली आ जाते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस वैसे भी हो सकते हैं, तो मैं आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कवर कर दूंगा और आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हमें बहुत कुछ करना है, तुम लोग बस जल्दी से एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, सारे PYQs पूरे करते चलो। अभी हम पूरा रिविजन भी करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें करते रहो। यही तो फायदा होता है टाइम मिलने का। तो खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करो बच्चों। मुझे बताना जरा कमेंट्स में जरूर कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शेड्यूल को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया है और कुछ भी मिस नहीं किया है। मैं आपको मिलता हूं बहुत जल्द। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। सी या, टेक केयर, बाय बाय।